अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तकरीबन 4 दिन हो चुके थे मगर अरीशा श्रीराम के सामने भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो सामने गई तो वो दरिंदे नुमा इंसान फिर से उसे अपने साथ रहने पर मजबूर कर देगा। इसलिए अरीशा अपना सारा वक्त मुलाजमों के साथ काम करते हुए गुजारा करती थी। मुलाजमों के साथ काम करते हुए उसे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, मगर यह सब काम भी ज़रूरी था उस खड़ूस इंसान के गजब से बचने के लिए। जबकि फातिमा बेगम की अरीशा को किचन के कुछ काम सिखा चुकी थी, क्योंकि वह शेहराम को बहुत अच्छे से जानती थी। अगर अरीशा से कोई गलती हुई तो वो उसे बहुत खतरनाक किस्म की सजा देगा। फातिमा बेगम इस प्यारी सी लड़की को किसी भी मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी, जबकि अरीशा उनके साथ रहकर उनसे थोड़ा क्लोज भी हो गई थी। 4 दिन से शेहराम उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। सुबह जाता था तो न जाने कब किस वक्त वो घर पर होता था, और जब वो घर पर आता था तो अरीशा अपने कमरे में सोई हुई होती थी। मगर आज उसका पूरा पूरा इरादा था उसकी नींद हराम करने का। अभी वो अपने कमरे में बैठी किसी की जादू में गुम थे जब फातिमा बेगम उसके कमरे में आई। माँ जी, अरीशा जल्दी से उठकर उनके पास गई। खुश रहो बेटी, मैं जा रही थी इसलिए तुमसे मिलने आई हूँ। मतलब माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? अरीशा उनके जाने का सुनकर थोड़ा परेशान हुई थी, क्योंकि एक वही तो थी जिनकी वजह से शेहराम ने अब तक उसे तंग नहीं किया था। बेटा, मैं सब कुछ बाद में बताऊंगी, फिलहाल मेरा जाना जरूरी है। तुम अपना बहुत सारा ध्यान रखना। अरीशा की आंखों में पहली बार किसी अनजान के लिए आंसू आए थे। उसे वो अपनी अपनी सी लगने लगी थी। मगर माँ जी, आप चली गई तो मेरा क्या होगा? वो बहुत जालिम है। अरीशा हौसला हुई, जिस पर वो मुस्कुराने लगी। बेटा, वो शोहर है तुम्हारा, और वह इतना भी जालिम नहीं है जितना तुमसे समझ रही हो। उसे प्यार की जुबान समझ जाती है। कोई अगर उसके सामने गुस्सा दिखाए या तेज आवाज से बात करे तो फिर वो अपनी पर आ जाता है। पर बेटी, अब वो शोहर है तुम्हारा, तुम्हें उसे एहतराम से बात करनी होगी ताकि वो भी तुमसे इसी तरह मुहत्तब हो। वो उसे समझाने लगी, मगर उन्हें क्या पता था कि वो सरपीढ़ी सिर्फ उसका एहतराम करती थी, न कि इस खड़ूस इंसान का। अच्छा, मेरे जाने का वक्त हो रहा है, तुम अपना ख्याल रखना, और अपने शोहर का भी। वो बहुत प्यार करता है तुमसे। फातिमा बेगम ने प्यार से उसका माथा चुमा। इसी दौरान शेहराम अंदर आया और ईशा को नजरअंदाज करता हुआ वो फातिमा बेगम से मुखातब हुआ। माँ, ड्राइवर आपका इंतजार कर रहा है, चले। अरीशा उनका मुकम्मल जायजा ले रही थी। वो सफेद रंग की शर्ट और ब्लैक पैंट में बहुत प्यारा लग रहा था, और फिर उसका ये एटीट्यूड उसकी शख्सियत को और भी ज्यादा मुतासर कर रहा था। और वो शेहराम मलक था, क्यों ना गरूर करता, उस पर गरूर जचता था। उसकी अनाही उसकी पहचान थी। वो एक मगरूर शहजादा था, उसके आगे सब कुछ हाक बराबर था। वो फातिमा बेगम का हाथ पकड़कर उन्हें नीचे दरवाजे तक लेकर जाने लगी, जबकि अरीशा भी उसके पीछे ही थी। फातिमा बेगम ने गाड़ी में बैठकर इन दोनों को खुदा हाफिज किया, और फिर देखते ही देखते वो गाड़ी इस बड़ी सी इमारत से बाहर चली गई। जैसे ही शर्म ने पलट कर उसके जन्म देखा, वो 200 की स्पीड से भागकर सीढ़ियां अबूर करते हुए अपने कमरे में चली गई थी, और अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। जबकि शेराम ने तमाम मुलाजमों को आज रात का खाना बनाने से मना कर दिया था, और 8 बजे ही उसको सर्वेंट क्वार्टर में जाने का कह दिया था। वो हाथ में चाबी लिए हुए अरीशा के कमरे की तरफ बढ़ रहा था, जबकि उसके कदमों की आहट अरीशा महसूस कर चुकी थी। पहले शेराम ने हैंडल घुमाया तो वाकई कमरा अंदर से लॉक था। फिर शेराम ने चाबी लगाई और दरवाजा खोल लिया, और अरीशा जो अब तक दरवाजे के साथ खड़ी शेराम के कदमों की आहटें महसूस कर रही थी, यकदम पीछे हटी। तो तुम, मेरा मतलब मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अरीशा ने बामुश्किल ये अल्फाज कहे थे, क्योंकि शेराम की शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे। उसे शर्म महसूस हो रही थी, मगर जिसने खोले हुए थे वो तो बड़े पुरसकून अंदाज में आगे बढ़ रहा था। वही जो तुमने पिछले कई दिनों से मुझे करने का मौका नहीं दिया। शेहराम अपनी आस्तीनों को ऊपर की जाने मरोड़ रहा था। अभी अरीशा उसे कुछ कहती कि उसने आगे बढ़कर अरीशा का हाथ पकड़ा और अपने साथ जबरदस्ती अपने कमरे में लेकर जाने लगा। छोड़ो मुझे, मैंने कहा, छोड़ो मुझे। मुंह बंद करो अपना, सिर्फ माँ की वजह से लिहाज कर रहा था मैं तुम्हारा। तुम्हें बख्शने का कोई इरादा नहीं था मेरा। शेराम उसे कमरे में ला चुका था और बेड पर दिखा देकर दरवाजा बंद कर चुका था। चलो बताओ, आज कौन सी सजा दूं तुम्हें? किस बात की सजा? हाँ, तुम्हारे कहने पर पूरे घर का काम कर रही हूँ मैं, तो अब किस बात की सजा? रीचा ने खुद को संभालते हुए गुस्से से कहा, मगर सामने खड़े शख्स पर तो जैसे गुस्से का कोई असर नहीं हो रहा था। अपने प्यार को वक्त न देने की सजा मेरी जान। शेराम उसके बेहद करीब आ चुका था, मगर अब वो उसे खुद से भी दूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि शेराम ने मजबूती से उसके हाथों को काबू किया हुआ था। तुम मेरा प्यार नहीं हो? हाँ, मगर शोर तो हो ना, शेराम ने आंख मारते हुए कहा, जिस पर अरीशा ने मुंह फेर लिया था। शेराम को उसका इस तरह मुंह फेरना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इधर मेरी आंखों में देखकर बात करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अरीशा ने नारे दिखाते हुए कहा। ओह, तो फिर मेरी वाइफ का मूड रोमांस करने का राइट? शेहराम के सांसों की तपश में स्फुरते हुए अरीशा ने आंखें बंद कर ली थी, और तभी शेहराम ने अपने लब उसके लबों पर रख दिए थे। काफी देर बाद उसने अरीशा के लबों को आजाद किया। उसे आज अपनी जान से प्यारी बीवी पर बेइंतहा मोहब्बत आ रही थी। आई लव यू सो मच डियर वाइफ, शेहराम ने सरगोशीनुमा अंदाज में कहा था। शायद आज उसका मूड बहुत ज्यादा बेहतर था, जो वो इतने प्यार से मुखातब हो रहा था। आई सेड आई लव यू। अरीशा की तरफ से कोई जवाब ना पाकर शेहराम ने फिर से कहा, मगर अरीशा अभी उसकी बात सुनी अनसुनी कर गई थी, जो शेहराम को गुस्सा दिलाने की वजह बन रहे थे। मैंने कहा जवाब दो। किस बात का जवाब? आई लव यू का।
क्या जवाब दूं? अलीशा ने अकड़ने वाले अंदाज में कहा। आई लव यू टू बोलो मुझे। नाइस। और ऐसे क्यों कहूँ मैं? क्योंकि ये मेरा हुक्म है। शेराम ने उस पर एक बार फिर से अपना हुक्म रखा तो वो तुरंत ही मुस्कुराने लगे। मिस्टर शेराम मलक, तुम्हें किसने कह दिया कि कोई किसी के हुक्म को इस हद तक मानेगा कि सामने वाले के कहने पर मोहब्बत का इजहार कर देगा? क्या मतलब है तुम्हारी बात का? मतलब मिस्टर शेराम मलक, तुम जितनी कोशिश कर लो, मुझे कभी तुमसे मोहब्बत नहीं होगी, और जब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो क्यों तुम मैं लव यू टू कहूँ? शेराम आईब्रो का जाविया बनाते हुए उसे घूर रहा था, मगर इस बार अरीशा को उसके तासरात देखकर मजा आ रहा था। तो फिर किससे मोहब्बत करती हो तुम? आज बता ही दो। शेराम सवाल नजर उसको देखने लगा। मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ ना, वो तुमसे लाख दर्जे बेहतर इंसान है। वो मेरे साथ तुम्हारी तरह जानवर वाला सलूक नहीं करता था, वो तो मेरी बहुत केयर करता था। वो मुझसे मोहब्बत करता था। अरीशा अपनी ही धुन में बोली जा रही थी, जबकि वो इस बात से अनजान थी कि उसकी बातें सामने कर शख्स के गुस्से को मजीद हवा दे रही थी। बंद करो अपनी बकवास। मैं जान से मार दूंगा उस शख्स को जो तुम्हारे बारे में सोचेगा भी तो। कब्र में उतार दूंगा मैं उसे, समझी तुम? शेहराम अपनी कमजोरी पहली बार किसी पर जाहिर कर रहा था, जबकि अरीशा समझ चुकी थी कि शेहराम को तकलीफ देने के लिए ये मौजूद बहुत जबरदस्त है। तुम सिर्फ शेरामल की मलकियत हो, तुम पर सिर्फ शेरामल का हक है, समझी तुम? वो अपने जुनून को जाहिर कर रहा था, मगर सामने खड़ी लड़की को तो इसे सिर्फ नफरत थी और कुछ भी नहीं। तुम कुछ भी कह दो, तुम सिर्फ मुझे हासिल कर सकते हो और कर भी चुके हो, मगर तुम कभी भी मेरे दिल को काबू नहीं कर पाओगे। तुम मेरे दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाओगे। यही हकीकत है। मेरे दिल में हमेशा से कोई और था, है और हमेशा रहेगा, और तुम चाह कभी उसे मेरे दिल से नहीं निकाल पाओगे। उसकी तलह बातों से शेराम की सांस रुकने लगी थी। वो अरीशा को एक झटके से खुद से दूर दिखा देकर खुद बाहर बालकनी में चला गया था, जबकि अरीशा अब काफी सुकून में थी। शायद उस शख्स को दर्द देकर वो बहुत खुश हो रही थी। ऐसा नहीं हो सकता। उसकी चीख पूरे घर में गूंज रही थी। वो गुस्से में न जाने कितने सिगरेट पी चुका था। वो दर्द में था। हाँ, वो वाकई बहुत अजियत में था। उसने हमेशा जिसे चाहा था, जिसे मांगा था, जिसे पाने के ख्वाब देखे थे, जो उसकी सबसे बड़ी जीत थी, आज वो ही लड़की उसके अल्फाजों से चकनाचूर हो चुका था। मगर अंदर बैठी लड़की को उसकी जरा परवाह भी नहीं थी। जब उसकी आंख खुली तो इस खरूस के कमरे में पाया। वो जल्दी से उठकर बैठी कि कहीं वो खरूस उसे ही कमरे में ना हो, मगर वो तो इस वक्त वहां मौजूद ही नहीं था। जबकि अरीशा को अब रात वाला मंजर याद आ रहा था। उसने किस तरह इस जालिम को 2 मिनट में हर्ट करके दिखाया था। उसे खुद पर बहुत ही फख्र महसूस हो रहा था। वो जल्दी से उठकर अपने कमरे में चली गई, जबकि शेहराम जो अब तक बालकनी में मौजूद सोफे पर बैठा हुआ था, उसको जाता हुआ देखकर खुद कमरे में आया और रात भर यूं ही जाकर उसे बस एक ही सवाल कर रहा था। आखिर क्या कमी थी उसके प्यार में जो अरीशा उसे छोड़कर हारून से मोहब्बत कर बैठी? वो अंदर से जल रहा था। उसकी ये जलन उसके गुस्से को मजीद हवा दे रही थी। अभी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था जब मोबाइल पर आरजे की कॉल आने लगी। तो वो पिक करके आरजे की बात सुनता रहा, मगर बोला कुछ नहीं। वो फिर फोन बंद करके अपने कमरे में आया और वार्डरोब से कपड़े निकाल कर फ्रेश होने चला गया। कल इन लोगों की फ्लैट थी। आज उनका पाकिस्तान में आखिरी दिन था और आज ही इन दोनों को तमाम काम निपटाने थे, जिसमें शेहराम बिल्कुल भी ताहीर नहीं करना चाहता था। इसलिए बिना कुछ खाए पिए अपनी गाड़ी की चाबी लेकर घर से बाहर चला गया था। जबकि अरीशा बड़े पुरसकून अंदाज में अपने कमरे की सफाई करने में मसरूफ थी। वो बड़ा अहम काम निपटाने जा रहा था, मगर उसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि कल रात जो कुछ हुआ, जो कुछ उसके कानों ने सुना, वो सब उसको भुला देगा। उसे अरीशा का एक एक इल्फाज याद था। वो गाड़ी उड़ाने वाले अंदाज में चला रहा था। न जाने वो किस कदर गुस्से की आग में जल रहा था। अपार्टमेंट जाने की बजाय उसने आरजे को बिल्डिंग में मिलने बुलाया था। उसने खुद भी गाड़ी का रुख बिल्डिंग के जानब कर गया। गाड़ी उसकी बिल्डिंग के बाहर रुकी और वो बड़े बड़े कदम रखता हुआ अंदर की जानब बढ़ने लगा था। टॉर्चर रूम में मौजूद आरजे अब कमरे में लगी लाइट पर गौर कर रहा था। इसे इंतजार था कि 20 के यहाँ आने का, और चंद ही मिनट बाद 20 वहां आ चुका था। सामने कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स जो दर्द के मारे तड़प रहा था, अब 20 को देखकर बिलक बिलक कर माफिया मांगने लगा, जबकि आरजे ने उस बंदे की हालत ही बिगाड़ कर रख दी थी। वो ऐसी नहीं कि तड़प रहा था। आर्जन ने अपने इलेक्ट्रिक लेटर से उसके बंधे हुए हाथों और पैरों के नाउन चलाकर रख दिए थे, जबकि उसके हाथ पर बना हुआ टैटू वाला हिस्सा, जिसे आर्जन ने हंजर की धार से उसके जिस्म से ही अलग कर दिया था, अब वहां से बेइंतहा खून रसने लगा था। वो 20 के पैरों में गिरकर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था, जबकि 20 जो पहले ही गुस्से में था, उसने एक ही लाट मारकर उस शख्स को दूर धकेला था। और वो कुछ कहने या सुनने के मूड में नहीं था, मगर फिर भी अपने प्लान की वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। सीधी शराफत से बताओ, टॉप 1 डिवाइस का पासवर्ड क्या है? भी समझ चुका था कि ये अब भी नहीं बताएगा, इसलिए सामने बने कपड़ में से एक केमिकल निकाला और नीचे रखे हुए टब में मौजूद पानी के अंदर से उसे हल करने लगा, जबकि वो शख्स अब भी खामोश से 20 की एक एक हरकत को देख रहा था। 20 ने पैर से इस टब को इस शख्स के पैरों के करीब किया, जबकि रोहिल पर सुकून से अंदाज में अपने लाइटों को हाथ में उछाल रहा था। ये क्या कर रही हो? तेरी जुबान खुलवाने का इंतजाम। 20 के कहने की देर थी जब रोहिल ने सिरकर के दोनों तारों को अपने इस टब में डाला और स्विच ऑन कर दिया। अब वो शख्स बेइंतहा तड़प रहा था। हर बार की तरह इस बार भी वो लोग अपने शिकार को एक नई अजियत दे रहे थे। पासवर्ड बताओ।
बीस की आवाज़ उसे एक पल के लिए उसे लगा जैसे कान से सुन हो गई हो। ये ऐसे नहीं मानेगा। बीस ने आरजे को फिर से इशारा किया। अभी वो फिर से स्विच ऑन करने ही लगा था कि वह शख्स बोल पड़ा, रुको, खुदा का वास्ता है, रुक जाओ। बीस ने आरजे को हाथ के इशारे से रोका। मैं पासपोर्ट नहीं जानता, मैं पासवर्ड नहीं जानता, मगर इतना जानता हूँ कि गुलहान ने टॉप 1 डिवाइस का पासवर्ड कुछ ऐसा रखा है जो सिर्फ इंस्पेक्टर रिजवान ही खोल सकता है, वो भी दिमाग पर जोर देकर। अगर उसे याद आ जाए तो इस चिप में जो कुछ है वो इंस्पेक्टर रिजवान उसके सबसे करीबी साथी ने अपनी जान पर खिलकर हासिल किया है। और रिजवान के कहने के मुताबिक उसके साथी ने इन तमाम डिवाइस को सबूत के तौर पर अपने पास रखा था। उस बात की भनक उसके बीच मौजूद एक गद्दार को पड़ गई थी। फिर एक दिन गुलहान और डॉन और एसके ने इस डिवाइस को हासिल करने के लिए इंस्पेक्टर रिजवान के इस साथी को मार डाला। उनके घर मौजूद सबसे पुराने वफादार मुलाजिम ने बड़ी ईमानदारी और बहादुरी से वो तमाम डिवाइस इंस्पेक्टर रिजवान को दे दिए, क्योंकि उसके मालिक ने उसे हमेशा यही नसीहत की थी कि उनके इलाके में जो कुछ भी है वो रिजवान की अमानत है। उस साथी के गुजर जाने के बाद रिजवान ने इनमें से एक डिवाइस पर पासवर्ड लगा दिया था। मगर बदकिस्मती से एक दिन इंस्पेक्टर रिजवान उनकी बेटी माही, जो कि उस वक्त बहुत ज़्यादा छोटी थी, उनकी गाड़ी को रास्ते में रोक लिया गया ताकि उन्हें डराया धमकाया जा सके। इसी दौरान इन आदमियों ने अपने आदमी को कहकर वो तमाम डिवाइसेस चुरा ली थी, क्योंकि इस वक्त गुलहान सबसे ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए तमाम डिवाइसेस उसके पास ही थी। और फिर डॉन और गुलहान एक दूसरे के खिलाफ हो गए और गुलहान ने इन डिवाइस को कहाँ छुपाया इस बात की भनक भी किसी को न पड़ने दे। मगर जब इतने साल बाद बीस ने बड़ी खुशहाली से गुलहान के आदमियों के जिसम से वो चिप हासिल की थी, तब कहीं जाकर डॉन को भी एक चिप मिली थी जो किस्मत से तमाम डिवाइस से बड़ी और अहम डिवाइस थी। खुदा का वास्ता, अब तो मुझे बख्श दो, मैंने तुम्हें सच बता दिया है, अब तो मुझे आज़ाद कर दो। वो फिर से गड़बड़ाने लगा था तो रोहेल बीस को मुस्कुराते हुए देखने लगा। क्यों नहीं, जरूर आरजे, जरा इसको आज़ाद कर दो, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ हाँ हाँ, तो मजाक आज भी अच्छा कर लेते हो एसके। वो दोनों हमेशा कितना आज भी साथ बैठे हुए शराबनोशी कर रहे थे, जबकि एसके हमेशा कितना आज भी डरा बैठा हुआ था, क्योंकि उसकी बेटी अभी बीस की कैद में थी। मैंने कोई मजाक नहीं किया डॉन, तुमने सारे शहर को इनवाइट किया है। मुझे डर है कहीं गुलहान यहाँ आ गया तो वो नहीं आएगा। जब हम यहाँ पार्टी मना रहे होंगे तब वो मेरे आदमियों की कैद में होगा, और वैसे भी चारों तरफ मेरे गार्ड्स फैले हुए होंगे। पार्टी में सिर्फ वही लोग आएंगे जिन्हें मैंने इन्विटेशन कार्ड भेजा है। हमेशा की तरह आज भी डॉन पर पुरसकून अंदाज में कहने लगा था, जैसे उसके लिए कोई मसला ही ना हो। डॉन, तुम इस पार्टी के चक्कर में कहीं मेरी बेटी को तो नहीं भूल गए? उफ़ो, डोंट वरी जिगर, मैं अपनी मोहब्बत की को कैसे मुश्किल में कैसे भूल सकता हूँ। डॉन की इससे बेखुदा बात पर एसके ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू किया था, मगर उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा था, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत ना थी कि वो बीस से मुकाबला कर ले। इसलिए डॉन की हिफाजत में रहकर अपनी बेटी को बचाना चाहता था। अब उसके पास अब यही आड़िया मौका था। रोहित, अब आप मुझे डरा रहे हैं। वो इस पर माही के कमरे में मौजूद था और माही को अपनी बाहों में लिए हुए खुद को सुकून पहुंचा रहा था। मेरी जान, इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए वहां जा रहा हूँ। जैसे ही मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। माही रोहेल के जाने के बाद नाखुश थी और रोहेल को लेकर बहुत फिक्रमंद रहती थी, क्योंकि पहले भी 2 बार रोहेल मौत के मुंह से वापस आया था, और अब वो नहीं चाहती थी कि रोहेल फिर से उससे दूर जाए और किसी मुश्किल में पड़ जाए। रोहेल, आपको ये बात पहले बतानी थी ना। अब जब आप कल आपकी फ्लैट है, अब आप मुझे ये बात बता रहे हैं। माही की आंखों से नम हुई थी। रोहिल ने माही का रूह अपनी तरफ किया और बड़े प्यार से माही के माथे पर बोसा दिया। जान, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था। अगर आपने जाने का मैं आपको पहले बता देता तो जब से लेकर अब तक आप बस फिक्र में डूबी रहते। रोहिल की बात पर माही की आंखों से आंसू जारी हुए। माही, मेरी जान, प्लीज ऐसा ना करो। आपका शोहर अपने सबसे अहम काम के लिए मुल्क से बाहर जा रहा है, तो क्या ऐसे अलविदा करोगी अपने रोहिल को? आप, क्या लगता है आपको कि इस तरह से रोता छोड़कर जाने के बाद मैं वहां सुकून से रहूंगा, अपने काम पर ध्यान दूंगा, कामयाब होकर लौटूंगा? बिल्कुल भी नहीं। रोहेल का दिल तरफ सा गया था। माही की आंखों से आंसू निकलता देखकर वो कभी भी अपनी जान से प्यारी माही को दुख में नहीं देखना चाहता था। उसे बेइंतहा तकलीफ होती थी। वो शायद जाता भी अगर बीस का हुक्म ना होता। फिर वो लोग अपने मिशन के सबसे ज्यादा मुश्किल मरहल पर थे। वो कैसे पीछे हट जाता, माना कि वो माही से बेइंतहा मोहब्बत करता था, मगर रोहेल के लिए बीस का हुक्म सबसे ज्यादा जरूरी और अहम था। मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। माही, ये मेरा सबसे बड़ा और अहम काम है जिसके लिए मैं जा रहा हूँ। मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। माही, यूँ समझे कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम काम है। अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो आई प्रॉमिस, फिर मैं बहुत जल्द आपके पापा से आपका हाथ मांगने आऊंगा और बहुत जल्द आपको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। माही आपकी बहुत हुई खामोश थी, मगर रोहेल ने उसके आंसू साफ करते हुए उसे मुसलसल प्यार से समझा रहा था। उसे पता था कि जब तक वो वापस नहीं आ जाता माही यूं ही परेशान रहेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एहसास थी। वो बहुत जल्द परेशान हो जाती थी, बहुत जल्द रोने लग जाती थी। उसके यहाँ तक जाने के बाद आहट कौन उसे समझाएगा, कौन संभालेगा? बस रोहेल को यही फिक्र खाई जा रही थी। माही, मेरी जान, कुछ तो कहो। रोहेल माही के बालों में हाथ फेर रहा था और माही रोहेल के सीने से लगी हुई अब तक मुसलसल रोई जा रही थी। माही, जी,
आपको मेरी कसम, रोना बंद करो। रोहेल की बात पर माही सर उठाकर उसको देखने लगी। माही, मैं काम से जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा। आप ऐसे रोगी जैसे ये मेरी आप ऐसे रो रही हो जैसे ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। आगे वो कुछ कहता, माही ने रोहेल के लिबों पर हाथ रख उसे खामोश करा दिया था। रोहेल, आज के बाद गलती से भी ऐसी बात ना करना। माही मजीद उदास हो गई थी। ओके, आई प्रॉमिस नहीं करूंगा। तो अभी वादा करो कि अब आप उदास नहीं होगी। प्रॉमिस। आपकी बार माही मुस्कुराते हुए कहने लगी थी, जिस पर रोहेल को अब उसकी ये मुस्कुराहट इतनी पसंद आई थी कि उसने माही के नाजुक से होंठों को अपनी कैद में ले लिया था और वो लम्हा वहीं पर थम गया था। पूरा दिन गुजार कर वो आधी रात को घर लौटा था, मगर गुस्सा अब भी साथ में आसमान पर था। वो अपनी गाड़ी घर के सामने खड़ी करके बड़े बड़े कदम रखता हुआ सीढ़ियां ऊपर करते हुए कमरे की जानिब जाने लगा था, जबकि अटीशा जो उसको अपने कमरे से छुप कर देख रही थी, उसके कमरे में जाते ही सुकून की सांस लेती है। साहब जी, खाना लगाऊं? नहीं। श्याम के एक ही लिफाफ पर मुलाजम हामता कामता हुआ कमरे से चला गया था, जबकि श्याम सिगरेट लबू में दबाए हुए लाइटर जलाने लगा था। लाइटर की भड़कती हुई आग उसके दिल में गुस्से की आग को मजीद भड़का रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी किसी का कत्ल कर दे। फिर वो सामने पैकेट में पड़े हुए हार्ट को देखता हुआ, जो आज उसने हाथों से निकल कर पॉकेट में रख लिया था। मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ ना, वो तुमसे लाख दर्जे बेहतर इंसान है। वो मेरे साथ तुम्हारी तरह जानने वाला सलूक नहीं करता था। ऋषा के अल्फाज को याद करते वो फिर से इरादे कर रहा था कि इस लड़की को हाथ याद दिलाने के लिए। रफ़ी, शराम की एक रोबदार आवाज पर मुलाजम हाजिर हुआ। हमारी नई मुलाजमा को यहाँ पर पेश करो। शराम की बात पर मुलाजम नासमझी से उसको देखने लगा। शक्ल क्या देख रहे हो? सुनाई नहीं दिया क्या कहा है मैंने? जी 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 साहब। वो जल्दी से कमरे से भागा था और ऋषा के कमरे के बाहर से उसे बुलाने लगा, तो वो बिल्कुल खामोशी से सुनती रही, मगर कहा कुछ भी नहीं। बेगम साहिबा, खुदा का वास्ता है कुछ तो कहें, वरना साहब जी मुझे नौकरी से फारिग कर देंगे। बाद में करेंगे, पहले एक दर्दनाक सजा देंगे। मुलाजिम के कामते हुए कहे गए अल्फाजों पर अर्शा को इस बेचारे पर रहम आने लगा, और वह ऐसा पहली बार हुआ था। ओके रफीक, तुम जाओ अब। अर्शा कमरे से बाहर आई और मुलाजिम को जाने का कहकर खुद शेराम के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। रिलैक्स अरीशा, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस सालम दरिंदे से अपना बचाव कैसे करना है। अलीशा खुद ही डरते हुए खुद को ही तसल्ली देने लगी थी। अपना सांस बहाल करते हुए कमरे के दरवाजे को खोलने लगे। वेलकम माय डियर ब्यूटीफुल वाइफ, क्यों बुलाया मुझे? उसकी अक्कड़ अब भी अपनी जगह पर थी, जो शेराम को बिल्कुल पसंद नहीं था। शोहर हूँ तुम्हारा, तुम्हें बुलाने के लिए मुझे किसी की वजह की जरूरत नहीं है। शेराम के बाप अरीशा ने एक तंजिया मुस्कुराहट उछाली। वो समझ चुकी थी इस खरूस इंसान को कैसे हैंडल करना है। मेरे करीब आओ, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है, जो बोलना है जल्दी से बोलो। ओह, तो तुम्हारे पास फालतू वक्त नहीं है? शेराम कुछ सोचते हुए कहने लगा, जिस पर अरीशा ने इस बात में सर हिलाया। ओके, जैसे तुम कहो। शेराम के कहने की देर थी, वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ और अरीशा की तरफ कदम बढ़ाने लगा। वो पल भर में उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। छोड़ मुझे, ये क्या हरकत है? डार्लिंग, हरकत ही में तो बरकत है, और फिर जो तुमने कहा था वो करना है, जल्दी करो। और फिर तुमने तो कहा था कि जो करना है जल्दी करो। शेराम ने ट्राई की हाथ पार करने का इरादे दिख रहा था, जबकि अरीशा उसे गुस्से से घूरे थी। मैंने करने का नहीं, कहने का कहा था। अरीशा ने दांत बीच कर ये अल्फाज अदा किए। हाँ हाँ वही, मगर वो क्या है ना कि फिलहाल मैं कुछ कहना बिल्कुल भी नहीं चाहता, मगर करना बहुत कुछ चाहता हूँ। वो पुरसुकून अंदाज में कहता हुआ उसके गर्दन पर झुकने लगा, मगर तभी अरीशा ने उसे दिखा दिया। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अब इसमें भी प्रॉब्लम की बात कहाँ से आ गई? मैं शोहर हूँ तुम्हारा। शोहर हूँ, उफ, बस कर दो। अरीशा को वो कोई 10,000 बार तो ये जिता चुका था कि वो शोहर है उसका, मगर अरीशा को अब शोहर इल्फा से ही नफरत सी होने लगी थी। मैंने तुमसे पहले भी कह दिया था कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, किसी और से करती हूँ, तो तुम क्यों मुझे जबरदस्ती भी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहते हो? झूठी मोहब्बत। अरीशा ने चीखते हुए कहा, जबकि उसकी आखिरी अल्फाज शेराम को चुभे थे। क्या कहा तुमने? झूठी मोहब्बत? हाँ, ठीक सुना तुमने। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते तो यूं जबरदस्ती मुझसे नकार ना करते और ना ही अपनी कैद में रखते। जिसे मोहब्बत की जाती है ना, उनकी तो हर खुशी में राजी रहा जाता है, मगर तुम तो मुझे किसी चीज़ की तरह ट्रीट करते हो। इनफ अरीशा, इनफ। हाँ, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपने कैब में रखता हूँ, मगर उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं तुम्हें कोई चीज़ समझता हूँ। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरा जुनून हो, मैं तुम्हें कैसे खुद से दूर रख सकता हूँ? शेराम के बाप पर कुछ पल के लिए अरीशा को शेराम के जज्बात सच्चे लगने लगे थे, मगर अगले ही लम्हे उसे फिर से अपनी खोई मोहब्बत की कमी महसूस होने लगी थी। मुझे तुम्हारी मोहब्बत की कोई परवाह नहीं है, बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी ये झूठी मोहब्बत है। तुम एक जानवर हो, लाइक बीस्ट, एक दरिंदा, इंतहा का कड़वा जहरीला इंसान। ऋषा के पापा मुस्कुराने लगा, और वो 20 ही तो था। राइट, मैं 20 ही तो हूँ और तुम मेरी ब्यूटी। शेराम का अंदाज अब थोड़ा सा नरम था। लिसन मिस्टर बीस्ट, अपनी ब्यूटी पर बिल्कुल भी जुल्म नहीं करता था, और तुम वो वाले बीस्ट नहीं हो, समझे? अर्षा ने मुंह बनाते हुए कहा था, जिस पर शेराम ने क्या लगाया। ओह, तो तुम मेरी ये छोटी सी मस्ती को, हंसी मजाक को जुल्म का नाम दे रही हो? है, चलो अब ये बीस भी अपनी ब्यूटी पर कोई जुल्म नहीं करेगा, मगर उसके लिए भी ब्यूटी को भी एक प्रॉमिस करना होगा। शेराम ने उसे बाजू से थाम कर मजीद करीब किया था, जैसे उसको मना रहा हो। क्या मतलब, कैसा प्रॉमिस? यही कि आज के बाद तुम अपने प्यारे से बीस से प्यार से पेश आओगे। मैं तुम्हें कहीं बार कितनी बार कहूँ कि मैं तुझसे प्यार। अभी वो आगे कुछ कहती कि शेराम फिर से बोल पड़ा।
हाँ हाँ मेरी जान, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, मगर अब शोहर को हर वक्त नारे दिखाना अच्छी बात तो नहीं है ना। तो बस आज से तुम जिस तरह से मैं पेश आऊँ, तुम्हारा ये बीस भी तुमसे उसी तरह का पेश आएगा। शेराम बात कहते हुए मस्जिद करीब आने लगा था। अब अर्शिया को कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। तुमने बताया नहीं कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हम कल यूके जा रहे हैं, अर्शिया ने बात घुमाते हुए सवाल किया, जिस पर शेराम पर उसके लबू पर झुकते झुकते रुक गया। मगर क्यों? एक पार्टी का इनविटेशन मिला है, बस वहीं जाना है। ऋषा को बहुत अजीब सा लगा था कि वो पार्टी अटेंड के लिए दूसरे मुल्क जा रहा है। मगर तुम मुझे क्यों लेकर जाना चाहती हो? क्योंकि तुम मिसिस शेराम हो और तुम वहां मेरे साथ जाओगी और सबके सामने मुझसे तमीज से पेश आओगी। शेराम ने अर्षा के नाजुक होंठों पर उंगली फेरते हुए कहा। और ऐसा मैं क्यों करूं भला? अर्षा ने भी उसी के अंदाज में कहा। क्योंकि तुम्हारे डैड की जिंदगी मेरे तुम्हारे इस जालिम से शोर के हाथों में है। शेराम ने उसके गालों को खींचते हुए कहा। वो उसे अब भी धमका ही तो रहा था, बस अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ था। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम्हें भी मुझसे ये वादा करना होगा कि तुम अपनी घटिया और छिछोरी हरकतों से बात रहोगे। अगर तुमने मेरे करीब आने की या मुझे टच करने की जरा सी भी कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ऋषभ अपनी बात मनवाने का मौका तलाश कर रही थी, जो कि उसे आज मिल चुका था। ओके डन। वो अपनी बात मुकम्मल करके उसे दूर हुआ तो वो वहां से जाने लगी। लिसन माई ब्यूटी, यस, अपने ये मुलाजमों वाले लिबास तब्दील करो, और हाँ, जैसे पहले रहती थी ना, अपनी अकड़ में, अपनी अना में, यूके में जाकर भी बिल्कुल ऐसे ही एटीट्यूड रखना, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा, ताकि सबको पता चले कि तुम शेरा मल्लब की वाइफ हो। उसे आंख मारकर मुस्कुराने लगा था, जिस पर अरीशा मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर चली गई थी। मगर अब तो उसने मुआयदा कर लिया था कि अब तो वो ही करना था जो वो कह रहा था। अरे अरे लड़की, ये क्या कर रही हो? हमें वहां रहने नहीं जाना, मिशन मुकम्मल करने जाना है, और तुम हो के चार चार सूट केसेस तैयार कर बैठी हो। शेरा बासम जब कमरे में आया तो मैं चारों सूट केस रेडी कर चुकी थी। हाँ, तो मैंने कब कहा कि इन तमाम सूट केसेस में मेरे कपड़े हैं? मैंने मासूम सी शक्ल बनाते हुए जवाब दिया, जिस पर बासम उसे सवाल नजर से देखने लगा। तो फिर क्या है इनमें? इन सब में हमारे मिशन के लिए कुछ अहम चीजें रखी हुई हैं, जैसे बेहोशी की दवाइयाँ, सिरिंज के पैकेट, मुख्तलिफ किस्म के औजार, हार्ड केमिकल, बैटरी, वायर्स और भी बहुत कुछ। मायर के बताने के अंदाज से लेकर उसमें मौजूद हर एक चीज का जानकर बासम बहुत हैरान हुआ था। ओ वाह महर, तुम कितनी औसम हो ना यार। आई एम सो लकी कि मुझे तुम जैसी लड़की मिली, इतनी इंटेलिजेंट। बासम के पापा महर ने एक अंदाज से अपने चेहरे पर उसे बालों को पीछे किया था। बासम अब उसके करीब आने लगा था। बासम, तुमने अपना बैग पैक कर लिया? गन्स वगैरह तो रख ली ना? महर उसे अपनी तरफ आता देखकर उसे बातों में लगाने लगी। सब कुछ डन है मेरी जान। वो फिर भी उसके तरफ बढ़ रहा था, मगर तभी दरवाजा खुला और नौफल हमेशा की तरह बुरी सी शक्ल बनाए हुए अंदर आया, जिस पर बासम एकदम से महर से दूर हुआ था। ये क्या तरीका है नौफल, ऐसे किसी के पर्सनल रूम में बिना नोकी हुए कौन घुसता है? बासम को उसकी याद हमेशा से बिल्कुल भी नहीं। तो हेलो, पहली बात तो ये कि तुम्हारा नहीं सिर्फ महर का रूम है, और दूसरी बात, तुम हमेशा यहीं गुस्से क्यों रहती हो? हाँ, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है? नोफा ने मुंह बनाते हुए जनाना अंदाज में कहा, पर बासम पहले उसे और फिर मुस्कुराते हुए महर को घूरने लगा। है पड़े मरो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। महर डार्लिंग, मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी काम है। हाँ, मैं तो पहले जैसे इस औरत से बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ ना। नौफल ने एक अदा से बासम को कहा, जिस पर बासम ने भी उसे जवाब दिया। यस कहो नौफल, तुमने अपने और अपने इस बॉबले मगेतर का सामान बाहर गाड़ी में रखवा दो, कल बस हम घर से निकलना ही होगा। उसका बासम को बाबुला कहना बासम को जरा भी पसंद ना आया था, इसलिए उसे आंखें दिखाता हुआ वहां से चला गया। अच्छा, तो तुमने और हुरैन ने अपना सामान पैक कर लिया? हाँ, मेरी हुरैन डार्लिंग कोई भी काम बिल्कुल भी लेट नहीं करती। नोफल ने बात कहता हुआ वहां से चला गया था, जो कि महर अब अपने सूट केसेस को बाहर गाड़ी में रखने के लिए चली गई।